नमस्कार मित्रों, मैं पूर्वराज गुप्ता आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंथुसियाज्म एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारी रेस्पिरेटरी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, उसके अंदर आज हमने एक नया टॉपिक जोड़ा है एम्फाइमा, जो कि एक आपके जीएनएम, एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसको आज पढ़ते हैं कि इस डिजीज़ के अंदर क्या है, किस तरीके से स्प्रेड होती है और किस तरीके से इसका डायग्नोस्टिक अपन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एम्फाइमा एक डिजीज़ कंडीशन है जिसके अंदर पस फॉर्मेशन हो जाता है। कहाँ होगा पस फॉर्मेशन? पस फॉर्मेशन होता है लंग्स एंड प्लूरल स्पेस के बीच की कैविटी में। जो लंग्स के अंदर कैविटी प्रेजेंट है, जिसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं, उसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाना? पस का फॉर्मेशन हो जाना। और पस फॉर्मेशन कब होगा? जब शुरुआत में सबसे पहले इन्फेक्शन होगा, सबसे पहले कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हुई, कुछ भी हुआ, उसकी वजह से इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन के बाद इस्टीमिया कंडीशन भी जनरेट हो सकती है, साथ में इन्फ्लामेशन भी होगा और उसकी वजह से पस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर प्लूरल कैविटी में पस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ तो प्लूरल स्पेस जो है वो कलेक्शन ऑफ पस हो जाएगा उसके अंदर, और वो क्या करने लग जाएगा? परेशान करने लग जाएगा, इरिटेट करने लग जाएगा। तो एम्फाइमा की डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले एम्फाइमा की डेफिनेशन देखते हैं। कलेक्शन ऑफ पस इन द कैविटी। किसके अंदर? कैविटी के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाना? पस का फॉर्मेशन हो जाना। बिटवीन द लंग्स एंड द मेम्ब्रेन प्लूरल स्पेस। किस किस के बीच में? लंग्स के बीच में और प्लूरल स्पेस के बीच में। जो प्लूरल स्पेस है और लंग्स है, उन दोनों के बीच में। एल्वोलाई, जैसे अपन ब्रोंकस, एल्वोलाई, एल्वोलर डक्ट, एल्वोलाई ऐसे करके लंग्स मानते हैं। लंग्स के सबसे बाहर आउटर लेयर है प्लूरल लेयर। प्लूरल लेयर के बीच में कौन सी लेयर है? प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी और लंग्स के बीच के अंदर क्या एक्यूमुलेशन हो जाना? पस का एक्यूमुलेशन हो जाना। ठीक। कंसिस्ट ऑफ एन इफ्यूजन कंटेनिंग पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड फिब्रिन। किस चीज़ का? अब यहाँ पे बात हुई कंसिस्ट ऑफ इफ्यूजन। इफ्यूजन मतलब कलेक्शन होना, पस का कलेक्शन होना है। लेकिन उसके पस के अंदर है क्या क्या चीज़ें? क्या क्या चीज़ें? कंटेनिंग पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो, PMN सेल्स। ये कौन सी ल्यूकोसाइट्स होती हैं? WBC होती हैं, जो कि इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स के दौरान वहाँ पे एक तरीके से कलेक्ट होती हैं। और उस कलेक्शन के दौरान ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वो वहाँ पे एक तरीके से आपके डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट और इन्फ्लामेशन प्रोसेस को रनिंग करने का काम करते हैं। साथ में फिब्रिन्स भी, इनका कलेक्शन हो जाता है और ये क्या कर लेते हैं? एक इफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं जो कि पस के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। किस वजह से होता है? हमेशा पस फॉर्मेशन होगा, इन्फ्लामेशन कंडीशन अगर स्टार्ट होगी तो वो किस वजह से होगी? क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है। और इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन दैट स्प्रेड फ्रॉम द लंग्स। इन्फेक्शन कहाँ से बढ़ता हुआ आएगा? लंग्स से बढ़ता हुआ आएगा। और कहाँ तक चला जाएगा? प्लूरल लेयर के पास तक चला जाएगा। जहाँ पे प्लूरल स्पेस है, प्लूरल कैविटी है, वहाँ तक इन्फेक्शन पहुँच जाएगा और उसको क्या कर देगा? पस का फॉर्मेशन होना करना चालू कर देगा। लंग्स एंड लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पस। किसका एक्यूमुलेशन होना? पस का एक्यूमुलेशन होना इन द प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस के अंदर किसका एक्यूमुलेशन हो गया? पस का एक्यूमुलेशन हो गया। पस का फॉर्मेशन होना हल्का सा अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही थोड़ा मतलब कि वर्स्ट कंडीशन की ओर ले जाता है, क्योंकि अगर उसको जल्दी से ट्रीट नहीं किया गया, जल्दी से क्योर नहीं किया गया, जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो वो कहाँ चल जाएगा? वर्स्ट कंडीशन पे चल जाएगा और वो हो सकता है कि पूरे कंप्लीट लंग्स को भी डैमेज कर दे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया। आपके ये एम्फाइमा कंडीशन जो है वो निमोनिया कंडीशन का एक मतलब कि एक हिस्सा है, जो कॉम्प्लिकेशन है। निमोनिया ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, इस वजह से कौन सी कंडीशन जनरेट हो गई? एम्फाइमा कंडीशन जनरेट हो गई, मतलब पस का फॉर्मेशन होना चालू हो गया। निमोनिया एक डिजीज कंडीशन है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, जिसको हम अपनी सीरीज़ में आगे पढ़ेंगे। इसको भी अपनी सीरीज़ से इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अभी एम्फाइमा पढ़ते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। किसकी वजह से हो रहा है? मोस्टली बैक्टीरिया। लाइक कौन से बैक्टीरिया हो गए? स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया।
ये दो ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो मोस्टली आपको सीन मिलेंगे एम्फाइमा कंडीशन के अंदर, और ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, पस फॉर्मेशन कर देंगे। इन्फेक्शन हुआ, इनका एंट्री के बाद इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लामेशन कंडीशन होना चालू। इन्फ्लामेशन कंडीशन की वजह से क्या होगा, लंग्स से बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पहुंचेगी, प्लूरल कैविटी तक पहुंचेगी। वहां तक पहुंची तो वहां पे किसका फॉर्मेशन कर देगी, पस का फॉर्मेशन कर देगी। और एक तरीके से अगर पस का फॉर्मेशन हुआ तो डिजीज कंडीशन क्या हो जाएगी, वर्स्ट हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कॉजेस, इसके कॉजेस क्या है, मतलब कॉजेस या रिस्क फैक्टर आप बोल सकते हैं, मतलब किस वजह से ये एम्फाइमा कंडीशन जनरेट हो रही है या हो पा रही है। क्या क्या रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जिन वजह से एम्फाइमा कंडीशन हो सकती है। ठीक है, एक तो अपन ने देखा ही कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया का कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा देखते हैं इन्फेक्शन होना। इन्फेक्शन बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कैसा भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से क्या कंडीशन होगी, मतलब कि इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा और वो परेशान करेगा, पस फॉर्मेशन की लीड कंडीशन में चला जाएगा, जिसके कारण हो सकता है बॉडी को या लंग्स को ज़्यादा डैमेज हो जाए। और ज़्यादा डैमेज होगा तो हो सकता है एल्वुलाई डैमेज हो जाए, वॉल्स डैमेज हो जाए, प्लूरल कैविटी के अंदर पस फॉर्मेशन होगा तो प्लूरल सेंटेसिस करना पड़ सकता है, प्लूरल फ्लूइड को निकालना पड़ जाए, पस को अलग से निकालना पड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट बैक्टीरियल न्यूमोनिया। अपन ने पढ़ा था एक ही क्या है, कहाँ से निकला है, कॉम्प्लिकेशन है निमोनिया का। तो बैक्टीरियल निमोनिया कंडीशन है, बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया होना, वही वर्स्ट कंडीशन में चल जाए तो पस फॉर्मेशन कर देगी। नेक्स्ट लंग एब्सेस। इसके बाद थोरेसिक सर्जरी, मान लो कोई सर्जरी हुई है, उसकी वजह से मान लो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया, मान लो सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, उसकी वजह से मान लो कोई एक तरीके से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पे एंट्री कर गया और उसने किसका फॉर्मेशन कर दिया, इन्फ्लामेशन करा। इन्फ्लामेशन के बाद पस का एक्यूमुलेशन होना चालू हो गया। नेक्स्ट ट्रॉमा कंडीशन। ट्रॉमा कंडीशन में आराम से हो सकता है ब्लंट इंजरी वगैरह, कोई सी इंजरी वगैरह, एक्सीडेंटल केसेस वगैरह हो सकते हैं। मान लो एक्सीडेंट हो गया, उसके अंदर ब्लंट इंजरी या कुछ भी हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाना, बैक्टीरिया का इंजेक्ट। सबसे इसमें मेन चीज़ है एम्फाइमा कंडीशन जनरेट कब होगी, जब आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल एंट्री हो जाएगी, किसी भी इन्फेक्शन की एंट्री होना, उसके बाद इन्फ्लामेशन होना, और इन्फ्लामेशन के बाद ही किसकी कंडीशन जनरेट होगी, पस फॉर्मेशन का एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाएगा। और पस फॉर्मेशन का एक्यूमुलेशन हुआ तो एल्वुलाई को डैमेज, तो लंग्स क्या होना चालू कर देंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना चालू हो जाएगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम हो जाएगी, हो सकता है पेन होना चालू हो जाए। चेस्ट पेन तो कॉमन सिम्टम है ही आपके, चेस्ट पेन होना चालू हो जाएगा, आपको एक बिछा सा लगेगा, इरिटेशन होने लग जाएगी, बहुत ही है ना रेस्टलेसनेस फील होगा, स्लीप प्रॉपर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, फेजेस। क्या क्या फेजेस हैं किसके अंदर, अपनी एम्फाइमा कंडीशन के अंदर। पहले सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, एक तरीके से पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं इसको। सबसे पहले फेजेस में सबसे पहली फेज है एक्सुडेटिव फेज। इसके अंदर क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ पस। एक्सुडेटिव मतलब प्लाज्मा में से, मतलब अपने आपके आर्टरीज और वेन्स वगैरह जा रहे हैं, उनमें से ही क्या होगा, फ्लूइड वहाँ से निकल के आ गया, या फिर जो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हुआ है वहाँ से फ्लूइड क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, और उसने किसका कन्वर्जन ले लिया, पस का कन्वर्जन ले लिया। ठीक है, फिब्रोपुरुलेंट फेज। फिब्रोपुरुलेंट क्या है, फिब्रो से सीधे एक शब्द पकड़ लो, फिब्रिन। अब इसमें क्या है, लॉक्यूशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड मतलब प्लूरल फ्लूइड क्या, लॉक्यूशन हो जाना, जिसमें क्या है, क्रिएशन ऑफ ग्रेप लाइक पॉकेट्स ऑफ पस क्या होगा, जैसे एक्सरे, अगर आप एम्फाइमा कंडीशन वाले पेशेंट का एक्सरे देखेंगे तो उसके अंदर पस के पॉकेट टाइप स्ट्रक्चर मिल जाएंगे आपको प्लूरल स्पेस के अंदर। कैसे मिल जाएंगे, पॉकेट टाइप बने होंगे, छोटे पैचेस की तरह, एक तरीके से पस का मतलब कलेक्शन हो रखा होगा अलग अलग जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड फेज कौन सी है, ऑर्गेनाइजिंग फेज। ऑर्गेनाइजिंग फेज के अंदर क्या है, पोटेंशियल फॉर लंग एंट्रापेमेंट बाय स्कारिंग। क्या फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा, स्कार फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा, और स्कार फॉर्मेशन चालू होगा तो क्या होगा, वहाँ पे प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट नहीं रहेगा, और वो क्या कर देगा, इरिटेशन और परेशान करना चालू कर देगा। ठीक है, सबसे पहले अपन ने एम्फाइमा के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसके कॉजेस के बारे में पढ़ा। कॉजेस में सबसे मेन कॉजेस क्या है, बैक्टीरियल निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये दो चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सबसे मेन कॉमन कॉजेस हैं इस डिजीज़ को करने के लिए। और सबसे मेन चीज़, इन्फेक्शन होगा, उसके बाद इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन के बाद पस का एक्यूमुलेशन होना चालू होगा। और कहाँ चालू होगा एक्यूमुलेशन होना,
लंग कैविटी, लंग्स के और प्लूरल कैविटी के बीच में, वो जो कैविटी जनरेटेड है वहाँ पर पस का एक्यूमुलेशन होना चालू हो जाएगा विद अ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पैचेस की तरह बनना चालू हो जाएंगे, हर अलग अलग जगह पे पस का फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा, जो कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो जाती है एक तरीके से। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहला शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। रेस्पिरेटरी डिजीज की कोई भी कंडीशन हो, मेनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता ही होता है, क्योंकि क्या होना कम हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होना कम हो जाएगा। किसकी वजह से? प्लूरल कैविटी में पस फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि लंग्स कहीं ना कहीं अपने दूसरे काम में जट जाएंगे और एक्सचेंज होना क्या हो जाएगा, एल्वोलाई की तरफ भी असर पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि प्लूरल कैविटी के अंदर असर पड़ा तो एल्वोलाई के अंदर असर नहीं पड़ेगा। जब लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए बात कहाँ तक पहुँच रही है, प्लूरल कैविटी तक पहुँच रही है। अगर लंग्स के अंदर बात हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो वो बात और भी कहाँ तक जाएगी, एल्वोलाई तक भी जाएगी, और एल्वोलाई तक जाएगी तो हो सकता है एल्वोलाई के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, वॉल डैमेज हो जाए, तो इसके कारण क्या हो सकता है, और भी कंडीशन जनरेट हो सकती हैं, और हो सकता है एल्वोलाई डैमेज हो जाए और एक्सचेंज ऑफ गैसेज रुक जाए। हो सकता है ब्रोंकियल्स डैमेज हो जाए, ब्रोंकियल्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है एल्वोलर डक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है ट्रैकिया के अंदर इन्फेक्शन हो जाए। वही इन्फेक्शन स्प्रेड होते 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 कहाँ तक पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा एल्वोलाई तक, प्लूरल कैविटी तक, और वहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर लेगा, पस का फॉर्मेशन कर लेगा। तो सबसे पहला सिम्टम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। नेक्स्ट, जब पस फॉर्मेशन हो गया, वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो सबसे मेन सिम्टम किस चीज़ का आएगा, फीवर। फीवर वो भी कैसे, फीवर विद चिल्स। चिल्स मतलब ठंड के साथ लगता हुआ फीवर आएगा, ठीक है। साथ में एक्सेसिव स्वेटिंग, फीवर विद चिल्स आ रहा है तो एकदम फीवर गिरेगा भी, और साथ में क्या भी हो सकती है, एक्सेसिव स्वेटिंग भी होगी, पसीना ही पसीना एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट स्वेट, रात के दौरान स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि ब्रीदिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, इस वजह से। नेक्स्ट, जनरल डिस्कम्फर्ट। जनरल डिस्कम्फर्ट में क्या है, जनरल डिस्कम्फर्ट मतलब आप नॉर्मली बैठे हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पस का फॉर्मेशन है, लंग्स आपके सही से एक्सपेंड और सही से इनहेल और एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको एकदम से डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बेचैनी फील हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, कि ना कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, एक तरीके से सफोकेशन होना चालू हो जाएगा कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट, अनइजीनेस। इजीनेस, अनइजीनेस लगेगा, थोड़ा इरिटेशन सी लगेगी, बिल्कुल पेन जैसा होने लग जाएगा, सुई चुभने जैसा पेन होने लग जाएगा, बहुत इरिटेशन सी क्रिएट होने लग जाएगी। नेक्स्ट, वेट लॉस। अननेसेसरी, मतलब कि बिना जाना हुआ वेट लॉस होना चालू हो जाएगा, जिसको आप नहीं समझ पाएंगे वेट लॉस हो क्यों रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, चेस्ट पेन, जो कि एक कॉमन सिम्टम है। अगर इरिटेशन होगी, प्लूरल कैविटी के अंदर आपके पास फॉर्मेशन होगा, एल्वोलाई डैमेज हो जाएंगे, इन्फेक्शन रहेगा, इन्फ्लामेशन कंडीशन चल रही होगी, तो क्या होगा, मेन चेस्ट पेन तो चलेगा ही। और चेस्ट पेन चलने का मतलब है कि आपके और भी कंडीशन जनरेट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्रीज ब्रीथ साउंड। आपको क्या कम मिलेगी, क्योंकि पस फॉर्मेशन हो चुका है, तो ब्रीदिंग साउंड क्या होगी, आपको कम मिलेगी, डिक्रीज ब्रीदिंग साउंड, ठीक। अब साइन एंड सिम्टम में अपन ने सबसे मेन क्या पढ़ा, साइन एंड सिम्टम में अपना सबसे मेन था शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीदिंग की सबसे ज़्यादा कमी होना, चेस्ट पेन, फीवर विद चिल्स और नाइट स्वेटिंग, जिसको आप खास तौर पे याद रखेंगे कि नाइट स्वेटिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जनरल डिस्कम्फर्ट है ही, अनइजीनेस है ही, बाकी आपका वेट लॉस है, चेस्ट पेन है, और ब्रीथ साउंड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल ही स्टार मार्क कर लें और ये याद रखना है सबसे मेन चीज़, ठीक। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, डायग्नोसिस अपने क्या है, किस डायग्नोसिस से आप पहचान सकते हैं कि क्या क्या, मतलब ये एम्फाइमा कंडीशन हो कैसे रही है, क्या हुई है, तो एम्फाइमा को डायग्नोस कैसे करना है। और मैंने हमेशा बोला है, अगर आप रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन पढ़ रहे हैं कोई सी भी, तो आप सबसे मेन चीज़ हर रेस्पिरेटरी डिजीज में क्या कराएंगे, चेस्ट एक्सरे। सबसे मेन चीज़ चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। और चेस्ट एक्सरे अगर आपको मान लो इजीली नहीं मिल रहा है, या फिर अपन चेस्ट एक्सरे करा लिया और आप नहीं फिर भी डायग्नोस कर पा रहे हैं, तो आप किसकी ओर प्रेफरेंस रखेंगे, सिटी स्कैन की तरफ प्रेफरेंस रखेंगे। और ये कंपलसरी है, एक्सरे एंड सिटी स्कैन आर कंपलसरी इन द रेस्पिरेटरी डिजीज। तो सबसे पहले डायग्नोसिस क्या, थोरेकोसेंटेसिस, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसको अपन को करना होता है, ठीक है। इससे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं पस फॉर्मेशन है या नहीं है। प्लूरल फ्लूइड ग्राम स्टेनिंग, प्लूरल फ्लूइड जो है उसकी ग्राम स्टेनिंग कराना कि उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ है या नहीं है। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन होगा, और हो सकता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाए। तो प्लूरल फ्लूइड को आप अगर चेक करा लेंगे तो वहाँ पे हो सकता, अगर पस होगी तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ दिख जाएगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। नेक्स्ट, प्लूरल फ्लूइड कल्चर।
ये भी बैक्टीरियल ग्रोथ जानने के लिए कि भाई कल्चर करा लो, जिससे क्या मालूम पड़ जाए आपको, बैक्टीरियल ग्रोथ मालूम पड़ जाए, बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है ये मालूम पड़ जाए। हमेशा अपन को अगर कहीं पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है तो ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ रही है, कम हो रही है, लिमिटेड है, कैसे है, या उस पूरे एरिया में स्प्रेड हो चुकी है, पर्टिकुलर एरिया में। हर चीज़ चेक करनी होती है, डायग्नोसिस करना बहुत ही ज़रूरी है हर डिजीज़ कंडीशन का। ठीक है, हो सकता है क्या पता वो ज़्यादा लीड कर जाए, नेक्रोसिस की तरफ चल जाए, और नेक्रोसिस की तरफ जाके क्या पता कैंसर या ट्यूमर या बिनाइन ट्यूमर वगैरह किसी भी कंडीशन में जा सकती है। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंट होना भी ज़रूरी है थोड़ा बहुत। आप पहले से पहले चीज़ों को डायग्नोस कर लें। आप हर महीने या हर साल में एक बार फुल बॉडी चेकअप कराएं, जिससे कि आपका बेटरमेंट क्या होगा, आपके बॉडी के लिए बेटर रहेगा कि आपको अपनी बॉडी के अंदर की चीज़ें मालूम पड़ेंगी कि मेरी बॉडी में ये दिक्कत है, यहाँ पर फैटी लिवर हो रहा है तो मैं अपने थोड़ा वर्क एक्सरसाइज कर सकता हूँ जिससे कि फ़ैट कम कर सकूँ, और फैट कम करूँगा थोड़ा हो सकता है चीज़ें मेरी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, एक्टिविटीज़ को बढ़ाऊँ, एक्सरसाइज को बढ़ाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट डिक्रीज ब्रीथ साउंड। अब डिक्रीज ब्रीथ साउंड से आप कैसे डायग्नोस करेंगे? अगर ब्रीथ साउंड डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो चुका है, जिसके कारण आप क्या नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, एस्कल्टेट नहीं कर पा रहे हो कि है ना कि यहाँ पर ब्रीदिंग साउंड कैसा चल रहा है। जैसे ही अगर आपको कोई कंडीशन ऐसी दिखती है जहाँ पर ब्रीदिंग साउंड लो आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, तो आप क्या उस डिजीज़ को किस जोन में लेके जा सकते हैं? एम्फाइमा के जोन में लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब अपन ने शुरू से क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने देखा एम्फाइसेमा की डेफिनेशन, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ पस हो रहा था, और किसका? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड फिब्रिन्स का। ठीक है, इसके बाद कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लंग्स की तरफ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक लेके जा रहा है? प्लूरल कैविटी तक लेके जा रहा है। नेक्स्ट अपन ने देखा था कॉजेस क्या है? इन्फेक्शन, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस और निमोनिया का कॉम्प्लिकेशन भी है ये, साथ में लंग एब्सेस भी हो सकता है, थोरेसिक सर्जरी या ट्रॉमा कंडीशन हो चुकी है इस वजह से भी। नेक्स्ट अपन ने फेजेस पढ़े, 3 फेजेस पढ़े, जिसके अंदर एक्सुडेटिव फेज था, नेक्स्ट फिब्रिनोप्रूलेंट फेज था, थर्ड ऑर्गेनाइजिंग फेज था। पहले के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ पस हो रहा है, एक्सुडेटिव फेज के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ पस। नेक्स्ट फिब्रिनोप्रूलेंट फेज के अंदर क्या हो रहा है? लॉक्यूशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड का लॉक्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग फेज के अंदर क्या है? पोटेंशियल फॉर लंग्स एंड एंट्रापेमेंट बाय स्कारिंग, स्कार का फॉर्मेशन होना चालू हो गया है। अब अपन ने इसके बाद पढ़ा था साइन एंड सिम्टम, जिसके अंदर अपन ने सबसे मेन चीज़ देखी थी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, उसके बाद चलते हैं लास्ट अपने डायग्नोसिस। अपन ने देखा था डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले आप चेस्ट एक्सरे एंड सिटी स्कैन, ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे सबसे मेन। उसके बाद थोरेकोसेंटेसिस, प्लूरल फ्लूइड ग्राम स्टेनिंग, प्लूरल फ्लूइड कल्चर, ये दोनों चीज़ें कराना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको क्या देखना है? मेनली बैक्टीरियल ग्रोथ देखनी है। नेक्स्ट डिक्रीज ब्रीथ साउंड। ठीक है, लास्ट अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, मैनेजमेंट। अगर पल्स कंडीशन हो रही है, एम्फाइमा कंडीशन हो रही है, तो मैनेज करना भी जरूरी है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन क्या करेंगे? प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सबसे मेन चीज़ एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक आप प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से ले रहे हैं कि हाँ भैया मेरे को सांस में कमी आ रही है तो मैं जाता हूँ और उस पर से ले आता हूँ। नहीं, आप डिस्पेंसरीज जाइए या फिर डॉक्टर्स के पास जाइए, प्रॉपर रेस्पिरेटरी डॉक्टर के पास, जहाँ से आप प्रॉपर मेडिकेशन लेके आइए प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई, और वही लीजिए विद अ प्रॉपर टाइम पीरियड। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट विद मेडिकेशन इन्वॉल्व इंट्रावीनसली एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा मेडिकेशन लीजिए जो इंट्रावीनसली, आईवी फ्लूइड्स वगैरह साथ में, मतलब डायरेक्ट आप आईवी फ्लूइड्स के साथ में अपनी मेडिकेशंस ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 2 वीक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वही लेना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लेना है। नेक्स्ट, द एंटीबायोटिक्स मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे मोस्ट कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स कौन सी है? पेनिसिलिन एंड वैनकोमाइसिन। 2 एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो एम्फाइमा कंडीशन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक में है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे? पहला, ड्रेनेज ऑफ इन्फेक्टेड फ्लूइड एंड क्लोजिंग ऑफ द स्पेस लेफ्ट इन द प्लूरल कैविटी में से क्या करना? ड्रेनेज करना। किसका ड्रेनेज करना? जो भी इन्फेक्टेड फ्लूइड है उसका क्या कर देना? ड्रेनेज कर देना, मतलब उसको निकाल के बाहर निकाल देना, जिसके कारण क्या नहीं हो और आगे इन्फेक्शन के चांसेस नहीं बढ़ जाएं। नेक्स्ट, फ्लूइड कैन बी ड्रेन थ्रू थोरेकोसेंटेसिस एक
एग्जामिनेशन प्रोसेस है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, इसको अपन अलग से अपनी रेस्पिरेटरी जब सीरीज कंप्लीट होगी तो उसके बाद डायग्नोस्टिक्स एक सीरीज रखेंगे जिसके अंदर हो सकता है कुछ अपन टॉपिक्स ऐसे रख लें जिसके अंदर अपन डायग्नोस करना समझ पाएँ कि अपन कैसे डायग्नोस कर सकते हैं रेस्पिरेटरी की डिजीज़ को, किन किन मेथड्स के थ्रू, तो वो अपन रखेंगे, इसको आगे समझेंगे। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज एम्फाइसीमा, बढ़ गया है एम्फाइमा। सेकेंड स्टेज एम्फाइसीमा, सर्जन्स विल इंसर्ट अ चेस्ट ट्यूब इन द पेशेंट रिब केज टू ड्रेन द फ्लूइड। जो सर्जन है, सर्जन क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, क्या इंसर्ट करेगा, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करेगा, आईसीडीटी ट्यूब इंसर्ट करेगा, कहाँ पर, रिब केज के अंदर, क्या निकालने के लिए, फ्लूइड को निकालने के लिए। आईसीडीटी ट्यूब आती है जिसको अपन लंग्स के अंदर पुट ऑन करते हैं, लंग्स की प्लूरल कैविटी के अंदर पुट ऑन करते हैं रिब केज से होते हुए। क्यों करते हैं, क्योंकि अपन को जो इन्फेक्टेड फ्लूइड है उसको क्या करना है, ड्रेन करना है। नेक्स्ट वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी, वेट्स VATS, वीडियो असिस्टेड मतलब वीडियो में देखते हुए। एक आज जैसे आप काफ़ी ओटीज में अगर आप जाएंगे, नोटिस करेंगे तो वहाँ पे टीवी मॉनिटर्स रहते हैं जिसके अंदर डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्कोप लगाते हुए उसके अंदर अपनी स्क्रीन के अंदर देखते रहते हैं और वहाँ से एनालाइज करते रहते हैं कि मेरे को किस चीज़ को कट करना है, क्या करना है, किसको ब्लॉक करना है, कहाँ पे इंसर्ट करना है, किस जगह पे मेरे को वहाँ पे रोक के रखना है, कहाँ पे ज़्यादा पस फॉर्मेशन है मुझे उस जगह पे इंसर्ट करके रोक देना है, यहीं पे ड्रेसिंग कर देनी है, उसको ब्लॉक को रोक देना है। हर चीज़ को आजकल वीडियो असिस्टेड कर दिया गया है जिससे क्या होता है, ईजी टू परफॉर्म हो जाता है डॉक्टर के लिए। एक सर्जन अपना काम कर रहा है तो उसके लिए ईजी टू परफॉर्म हो जाता है कि वो ईजिली उस चीज़ को देखता रहे और अपना परफॉर्मेंस देता रहे। ठीक, वर्ड्स। सो आज का टॉपिक यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। इस टॉपिक का नाम था एम्फाइमा, और ऐसे ही काफ़ी टॉपिक्स के लिए आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप और ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए किस टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।